Hey guys, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 16 to 24 of circular motion from HC Verma. So let's have a look at the questions first. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 16. Suppose the amplitude of a simple pendulum having a bob of mass m is theta naught. Find the tension in the string when the bob is at its extreme position. यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब होगा मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एंगल थीटा नॉट दिया हुआ है और ये बॉब का एक्सट्रीम पोजीशन होगा. एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब रेस्ट पे होगा, तो इस इंस्टेंट पे अगर इसका वेलोसिटी जीरो है दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इस इंस्टेंट पे जीरो होगा और इस बॉब पे नीचे mg लग रहा है और अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस लाइन के अलोंग अपन फोर्सेस को बैलेंस कर सकते. mg का कंपोनेंट इस तरफ mg cos थीटा नॉट होगा. That means tension will be equals to mg cos theta naught because centripetal acceleration extreme position पे जीरो होगा, right? तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. A person stands on a spring balance at the equator. By what fraction is the balance reading less than his true weight? So मान लेते ये अर्थ है और अर्थ अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. And let's say this is the plane of the equator. और इक्वेटर पे एक पर्सन खड़ा है और ये पर्सन आर रेडियस के सर्कल में जा रहा होगा. यहाँ पे पर्सन जिस सर्कल में ट्रैवल कर रहा है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा. यहाँ पे अर्थ का रेडियस ये वैल्यू अपन यूज कर सकते हैं 6400 किलोमीटर और अर्थ का जो एंगुलर स्पीड होगा उसको 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ये फॉर्मूला से निकल सकते. टाइम पीरियड मतलब 24 आवर्स, तो 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, ये ओमेगा होगा एसआई में रेडियंस पर सेकेंड में. एंड रेडियस को 6.4 इंटू 1000 किलोमीटर मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स लिख सकते, राइट? अभी इस पर्सन का जब हम एफबीडी बनाएंगे, इस पर्सन का एफबीडी अपन इसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ड्रॉ करेंगे विच इज नॉन इनर्शियल. तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पर्सन के ऊपर सीडो फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होगा. पर्सन का जो वेट है mg वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा. दिस mg इज द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो उसका अपैरेंट वेट होगा, राइट? इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पर्सन रेस्ट पे होगा, तो उस पे ये सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए. That means normal plus m omega square r should be equals to mg. That means normal will be equals to mg minus m omega square r. तो apparent weight थोड़ा सा कम हो गया होगा. सवाल में पूछ रहे by what fraction is the balance reading less than the true weight. तो रीडिंग कितने से कम हुआ? The change in the reading will be m omega square r. ट्रू वेट mg के इक्वल था, तो उसमें जो चेंज आया वो m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होगा, राइट? एंड ट्रू वेट इज mg. तो द फ्रैक्शन बाय विच द वेट इज रेड्यूस्ड, ये फ्रैक्शन अपन कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शन बाय विच एनीथिंग चेंजेस इज गिवन बाय चेंज अपॉन ट्रू वैल्यू. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg के इक्वल आ जाएगा. यहाँ पे m कैंसिल, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g. ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 इस पूरे का स्क्वायर. r मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और g की वैल्यू 9.8 ले लेते, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा.
4 पाई स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर। 3600 के स्क्वायर को 3.6 का स्क्वायर एंड 1000 के स्क्वायर को 10 टू द पावर 6 लिख देते, और 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9.8, तो 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। और बाकी के टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते। 4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.6 का स्क्वायर इंटू 6.4 एंड डिवाइडेड बाई 9.8। तो सॉल्व करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 0.0035 के इक्वल आ रहा है, जिसको 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, राइट। सो द फ्रैक्शन बाय विच दिस चेंज इज हैपनिंग विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है, अर्थ का जो एंगुलर स्पीड होगा वो बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे एंगुलर स्पीड का भी स्क्वायर किया जा रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, राइट। तो इफेक्टिव जी में जो चेंज आएगा वो भी नेग्लिजिबल ही होगा। सो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। अभी देखो बी पार्ट में क्या पूछा है। इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight, what will be the length of the day in this case? तो यहाँ पे apparent weight जो है वो half of the true weight हो गया, that means normal force mg/2 हो जाएगा। B पार्ट में normal force mg/2, और normal force को अपन again mg minus m omega square r लिख सकते हैं, right? That means m omega square r भी mg/2 के इक्वल हो जाएगा। That means omega square r is g/2। इसको सॉल्व करने पर ओमेगा g अपॉन 2r का अंडर रूट आ जाएगा। That means टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी, और ये टाइम पीरियड सेकेंड्स में होगा SI में, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। 2 पाई अपॉन 3600, r मतलब 6400 किलोमीटर्स इंटू 1000 मीटर्स, एंड जी मतलब 9.8, तो ये टाइम पीरियड का आंसर आवर्स में आ जाएगा। सवाल में पूछ रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे मतलब एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा होगा वही पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली, तो इसमें वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर लेते। अंडर रूट के अंदर वाले टर्म्स पहले कैलकुलेट कर लेते। 2 इंटू 6400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 9.8, इस पूरे का अंडर रूट इंटू 2 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 3600, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर 2 आवर्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे HCV के क्वेश्चंस के लिए तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, एक्चुअल एग्जाम में कैलकुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। A turn of radius 20 meters is banked for the vehicles going at a speed of 36 kilometers per hour. Radius 20 meters दिया हुआ है और vehicle का speed SI में convert कर दो, 36 into 5/18 मतलब 10 meters per second. If the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speeds of the vehicle so that it neither slips down nor skids up? तो यहाँ पे जब हम मिनिमम स्पीड निकालते तो मिनिमम स्पीड में व्हीकल की टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने की होती, तो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन अप द इंक्लाइन लग रहा होता, नॉर्मल फोर्स इस तरफ, mg नीचे, और r रेडियस का सर्कुलर टर्न है, एंड लेट्स से दिस c इज द सेंटर ऑफ द टर्न, और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा मान लेते। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, a turn of radius 20 meters is banked for the vehicles going at a speed of 36 kilometers per hour. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर व्हीकल 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा तो बिना फ्रिक्शन के ही सिर्फ बैंकिंग से ही वो सर्कुलर टर्न ले पाएगा। तो उस सिचुएशन में n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट, और नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा वो अकेला सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा mv²/r। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो इससे tan थीटा v²/rg मिल जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट से हमें एंगल ऑफ बैंकिंग मिल जाएगा
अभी सेकेंड सिचुएशन में फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एंड सेकेंड सिचुएशन में जब हम अपन अज्यूम करेंगे कि कार मिनिमम स्पीड से जा रहा है, उस समय फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अब दी इंक्लाइन लगा देगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर लो। फ्रिक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये म्यू एन कॉस थीटा होगा, और फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट म्यू एन साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे होंगे, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r हो रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स इक्वेशन बनेगा n साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो RHS को पहले लिख देते। RHS आएगा v स्क्वायर बाय rg, और यहाँ पे नॉर्मल वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ से जो v निकल के आएगा ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड होगा, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड विल बी इक्वल्स टू rg। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अपन cos थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में tan थीटा, अच्छा एक और चीज, ये n यहाँ पे नहीं होगा, n तो कैंसिल होगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर tan थीटा माइनस म्यू बचेगा, और नीचे 1 प्लस म्यू tan थीटा बच जाएगा, और दोनों साइड अंडर रूट ले लो, rg भी अंडर रूट के अंदर होगा, तो ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड हो जाएगा। tan थीटा अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा विल बी v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 अपॉन r, r मतलब 20, और g को अप्रोक्सीमेटली 10 मान देगा, तो यहाँ से tan थीटा हाफ आ जाएगा, राइट। तो मिनिमम स्पीड यहाँ से हमें मिल जाएगा। एंड सेम तरीके से मैक्सिमम स्पीड में जो म्यू वाले टर्म्स बस उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड विल कम आउट टू बी अंडर रूट rg इंटू अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। tan थीटा की वैल्यू पता है हमें हाफ, रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस इज 20, तो ये वैल्यूज डाल के निकाल लेते। 20 इंटू 10 का अंडर रूट इंटू tan थीटा 0.5, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू इज 0.4 माइनस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.4, तो इससे मिनिमम स्पीड मिल जाएगा हमें। न्यूमरेटर में 0.1 और डिनोमिनेटर में 0.5 इंटू 0.4 is 0.2, तो 1.2, तो 0.1 अपॉन 1.2 मतलब 1/12, तो दिस इज 200/12 का अंडर रूट, 100/12 इसका अंडर रूट, तो मिनिमम स्पीड 4 के करीब आ जाएगा, 4.1 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे अपन g को 10 लेते हुए सॉल्व कर, एचसी वर्मा में अगर g को 9.8 लिया होगा तो फाइनल आंसर में ये वैल्यूज थोड़ा सा डिविएट हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली इसी के नजदीक होगा। वैसे ही मैक्सिमम स्पीड में क्या मिलेगा, 20 इंटू 10 का अंडर रूट tan थीटा 0.5 प्लस म्यू 0.4 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू 0.4 मतलब 1 माइनस 0.2, तो 0.8 बचेगा। सो 200 इंटू 9/8 का अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेते। 200 इंटू 9/8 इसका अंडर रूट, तो मैक्सिमम स्पीड 15 के करीब आ रहा है। दैट मीन जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा वो 4.1 से 15 के बीच में कुछ भी चलेगा, तो कार सेफली टर्न ले पाएगा, राइट। अगर 4.1 से कम हुआ तो नीचे की तरफ स्लिप करेगा, और 15 से अगर ज्यादा हुआ तो अप दी इंक्लाइन स्लिप कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19. A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius r and total length l. Suppose the motorcycle starts from the highest point. A part में क्या पूछा है? What can be its maximum velocity for which the contact with the road
इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते। मान लो ये सर्कुलर आर्क के शेप में एक ब्रिज दिया हुआ है, इसका लेंथ पता है हमें L, और ये जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा उसका रेडियस R दिया होगा, और मान लेते हैं ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जब मोटरसाइकिल ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे रहा होगा उस समय इसका स्पीड v है। यहाँ से एक और रेफरेंस के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच द कांटेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैक्सिमम स्पीड में अपन अज्यूम करेंगे कि कांटेक्ट जस्ट लूज हो गया होगा। ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपन नॉर्मल फोर्स को जस्ट 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन इसका एफबीडी बनाते, इस पे बस नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, एंड बिकॉज इट्स मूविंग इन अ सर्कल विद स्पीड v, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फोर्स इक्वेशन विल बी mg इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को अपन 0 मान रहे, तो स्पीड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू √rg हो जाएगी। इस स्पीड पे नॉर्मल जस्ट 0 हो गया होगा, तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, राइट। बी पार्ट में क्या पूछा है? इफ द मोटरसाइकिल goes at a speed of 1/√2 times the maximum found in part A, where will it lose the contact with the road? तो A पार्ट में हमारा जो आंसर है वो √rg आया। तो B पार्ट में अपन स्पीड को 1/√2 टाइम्स √rg, मतलब rg/2 का अंडर रूट, ये अज्यूम कर लेंगे। तो इस केस में वो कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करेगा ये हमें फाइंड करना है। Where will it lose the contact with the road? तो मान लेते हैं वो रोड पे यहाँ पे कहीं तो कांटेक्ट लूज कर जाएगा। Let's call this point B। मान लो पॉइंट A से स्टार्ट कर रहे हैं और B पे कांटेक्ट लूज हो जाएगा, और पॉइंट B पे भी एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर देते, एंड लेट्स से ये वाले पॉइंट पे वर्टिकल से जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है। तो यहाँ पे भी नीचे mg लग रहा होगा, और कांटेक्ट का लूज होना मतलब नॉर्मल यहाँ पे जस्ट 0 हो गया होगा, और ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं v। कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करवाने के लिए mg का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, एंड टुवर्ड्स द सेंटर mg का जो कंपोनेंट होगा वो mg साइन अल्फा हो जाएगा। सॉरी, ये वाला एंगल अल्फा है, तो दिस विल बी mg cos अल्फा, एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin अल्फा वाले कंपोनेंट को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, राइट। और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r ही होगा, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही mg cos अल्फा प्रोवाइड कर रहा होगा। दैट मींस mg cos अल्फा कैन बी इक्वेटेड विद mv²/r, v² की वैल्यू rg/2, तो ये mg/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से cos अल्फा 1/2 आ जाएगा, दैट मींस अल्फा इज 60 डिग्री, या फिर π/3 रेडियंस। तो अगर एंगल के फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो अपन π/3 बोल सकते, या फिर डिस्टेंस के फॉर्मेट में चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कांटेक्ट लूज करेगा, तो इस आर्क का लेंथ होगा आंसर, विच इज r थीटा, r इंटू π/3, राइट। फिर पार्ट सी में देखो क्या पूछा, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge? तो देखो यहाँ पे कांटेक्ट लूज होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे होंगे amongst all the points on this road? जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी, यहाँ पे कांटेक्ट लूज करने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अगर मान लो ये डायग्राम को देखते हुए फिगर आउट नहीं हो पा रहा, तो कोई भी एक जनरल सिनेरियो ले लो, कोई भी एंगल अल्फा पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और साथ में नॉर्मल फोर्स भी असाइन करवा देते, नॉर्मल फोर्स n, तो किसी भी जनरल अल्फा पे mg cos अल्फा माइनस नॉर्मल, ये mv²/r के इक्वल होगा। दैट मींस नॉर्मल विल कम आउट टू बी mg cos अल्फा माइनस mv²/r। तो जहां पे भी अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जहां पे भी अल्फा सबसे ज्यादा होगा वहां पे cos अल्फा सबसे कम होगा,
और नॉर्मल के भी सबसे कम होने के चांसेस वहीं पे होंगे, एंड नॉर्मल का सबसे कम होना मतलब कॉन्टेक्ट लूज होने के सबसे ज्यादा चांसेस। तो इस इक्वेशन से अपन प्रूव कर पा रहे पॉइंट सी इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट टू लूज कॉन्टेक्ट। और अगर किसी तरह मैं ये आंसर कर दूं कि इस पूरे जर्नी में से अगर पॉइंट सी पे उसका कॉन्टेक्ट लूज नहीं हो रहा, अगर मैं ये चीज को आंसर कर दूं तो जर्नी के किसी और पॉइंट पे भी डेफिनेटली कॉन्टेक्ट लूज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट लूज ना करवा के, तो और कहीं पे भी वो लूज नहीं करेगा। तो सी पे इसका एफबीडी बना देते, सी पे जो एमजी लग रहा होगा और सी पे कॉन्टेक्ट को जस्ट लूज करवा देते। जस्ट लूज करवाना मतलब अभी भी उसने लूज नहीं किया होगा कॉन्टेक्ट, ये अपन मान सकते हैं। तो यहाँ पे mg का जो ये वाला कंपोनेंट है, अच्छा एक्सट्रीम के साथ वर्टिकल से जो एंगल होगा वो θ/2 हो जाएगा। तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट है mg cos θ/2, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते, mg cos θ/2 इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ पे r θ और l, r θ l के इक्वल होगा, टोटल लेंथ ऑफ द आर्क, दैट मींस θ इज l/r। m कैंसिल और हमारा टारगेट है v निकालना। तो v की वैल्यू rg cos θ/2 आ जाएगी, इसका अंडर रूट, और θ की वैल्यू भी डाल दो, θ इज l/r, तो ये cos ऑफ l/2r ये बन जाएगा, इसका अंडर रूट, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट सी। अगर वो इतने स्पीड से गया तो पॉइंट सी पे उसका कॉन्टेक्ट जस्ट लूज होगा, विच इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट। तो डेफिनेटली बाकी और किसी भी पॉइंट पे वो कॉन्टेक्ट लूज नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, a car goes on a horizontal circular road of radius r, the speed increasing at a constant rate of dv/dt equals to a। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, which is given to be a। the friction coefficient between the road and the tire is mu, find the speed at which the car will skid। so मान लेते कार इस सर्कल के अराउंड जा रहा है, ये कार का टॉप व्यू है, तो कार का वेट mg इनटू द स्क्रीन लग रहा होगा और रोड का नॉर्मल फोर्स आउट ऑफ द स्क्रीन। कार का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, और मान लेते स्पीड v पे स्किडिंग शुरू हो जाएगी। तो जिस इंस्टेंट पे इसका स्पीड v होगा उस समय इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होगा, और AT और AC इन दोनों का रिजल्टेंट A नेट होगा। और ये नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन ही पॉसिबल होगा, कार के टायर और रोड के बीच में जो कांटेक्ट होगा उसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी A नेट के अलॉन्ग ही होगा। तो इस कार का अगर अपन फोर्स इक्वेशन लिखते तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा, एंड अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड फ्रिक्शनल फोर्स A नेट प्रोवाइड कर रहा होगा। सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स A नेट। ये फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो उसके पास अवेलेबल होगा, दैट इज म्यू टाइम्स n। सो दिस इज द अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg एंड m टाइम्स A नेट, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। जिस स्पीड पे कार स्किड करना जस्ट चालू होगा उस समय रिक्वायरमेंट लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा, m A नेट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg, और यहाँ पे A नेट को अपन AC² प्लस AT² का अंडर रूट लिख सकते, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये μ² g² के इक्वल हो जाएगा। AC² मतलब v²/r का होल स्क्वायर, एंड AT A के इक्वल गिवन है। इस इक्वेशन से हमें v निकालना, तो इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, v⁴ इक्वल्स टू μ² g² माइनस a²। सो यहाँ से b की वैल्यू r², μ² g² माइनस a², द होल टू द पावर 1/4, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस स्पीड पे कार स्किड करना जस्ट चालू कर जाएगा, राइट। क्वेश्चन 21, a block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu। तो मान लेते हैं ये रूलर का टॉप व्यू है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। The ruler is fixed at one end
and the block is at a distance of L from the fixed end. मान लो इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और ब्लॉक का डिस्टेंस इस फिक्स्ड एंड से L दिया हुआ. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane. तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होगा. इस प्लेन में इसको फिक्स्ड एंड के अबाउट रोटेट किया जा रहा है. ए पार्ट में क्या पूछा? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप. तो मान लेते हैं इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहे और ए पार्ट के लैंग्वेज से ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ओमेगा इज कांस्टेंट. दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0, राइट. और अगर रूलर घूम रहा है और स्लिपिंग कंडीशन अगर नहीं है तो ये ब्लॉक भी रूलर के साथ एल रेडियस के सर्कल में जा रहा होगा. तो ब्लॉक का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर एल होगा और ये फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होगा. दैट मींस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो टेंजेंट के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं होगा. ब्लॉक का वेट mg इनटू द स्क्रीन एंड नॉर्मल फोर्स आउट ऑफ द स्क्रीन. सवाल में पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप. तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे वो जस्ट स्लिप नहीं हो पा रहा होगा. दैट मींस फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग और ये फ्रिक्शन को अपन m ओमेगा स्क्वायर l से इक्वेट कर सकते और लिमिटिंग से भी इक्वेट कर सकते. सो m ओमेगा स्क्वायर l इक्वल्स टू म्यू mg. तो इसको सॉल्व करने पर ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी म्यू g बाय l. दैट मींस मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू g बाय l का अंडर रूट, राइट. अभी इसकी बी पार्ट में देखो क्या पूछा है. इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम 0 at an angular acceleration of alpha, then at what angular speed will the block slip. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा. उसको अल्फा एंगुलर स्पीड से रोटेट किया जा रहा है, राइट. और अगर मैं अज्यूम करूं कि ओमेगा एंगुलर स्पीड पे स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो रही तो इस समय ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल तो हो गई ओमेगा स्क्वायर एल, पर उसके साथ साथ टेंजेंशियल भी होगा विच इज अल्फा टाइम्स रेडियस अल्फा टाइम्स एल. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन. और यहाँ पे फ्रिक्शन इसी नेट एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रहा होगा इसी डायरेक्शन में एक्ट करके. एंड स्लिपिंग के कंडीशन में फ्रिक्शन का नेचर लिमिटिंग हो जाएगा. तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट विल बी m टाइम्स a net एंड इट्स नेचर विल बी लिमिटिंग, मतलब म्यू mg. तो इसको सॉल्व करने पर अगेन दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो a net का स्क्वायर मतलब ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर. ये इक्वेशन आ जाएगा. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ओमेगा निकालना. सो ओमेगा टू द पावर 4 इंटू एल स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर. इस एल स्क्वायर को भी यहाँ से कैंसिल करके डिवाइड कर दो और पूरे इक्वेशन को 1/4 पावर से रेज कर दो. तो बी पार्ट में ओमेगा की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसपे स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 22. A track consists of two circular parts ABC and CDE of equal radius 100 meters and join smoothly as shown in the figure. ये दो पार्ट्स हैं. Each part subtends a right angle at its center. ये वाला एंगल 90 डिग्रीज दिया हुआ. A cyclist weighing 100 kg together with a rider travels at a constant speed of 18 kilometers per hour on the track. V को SI में कन्वर्ट कर दो. 5 meters per second के constant स्पीड से ये साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा है, राइट. ए पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल when it is at B and D. तो जब साइक्लिस्ट B पे होगा उस समय उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा v स्क्वायर बाय r. उसका वेट mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर
एट पॉइंट बी। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। m कॉमन ले लो, यहाँ पे g की वैल्यू 10 लेनी है, तो 10 माइनस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 100 मीटर्स, तो अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m कितना दिया हुआ है, m इज 100 kg into 10 minus 25 upon 100 मतलब 0.25, so this will be 100 into 9.75, तो 975 न्यूटन्स आ जाएगा। और वैसे ही पॉइंट डी पे अगर नॉर्मल फोर्स निकालना है तो पॉइंट डी पे एफबीडी कैसा बनेगा, पॉइंट डी पे भी mg नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, मगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, v स्क्वायर बाय आर। सो फोर्स इक्वेशन विल बी n माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स m इंटू जी प्लस वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, दैट मीन्स 100 इंटू 10 प्लस 0.25, तो ये 1025 न्यूटन्स आ जाएगा, राइट। पॉइंट डी पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू पॉइंट बी। अभी सवाल की बी पार्ट में देखो क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the track on the tires when the cycle is at point B, C and D. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, और हमारे इस सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर जगह जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। दैट मींस नेट फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन शुड आल्सो बी जीरो, राइट। तो अगर अपन पॉइंट बी का सिचुएशन देखते, पॉइंट बी पे mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो पिक्चर में तभी आएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में पहले से कोई फोर्स नहीं, तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, दैट मीन्स पॉइंट बी पे फ्रिक्शन जीरो होगा। वैसे ही पॉइंट सी पे देखते, पॉइंट सी पे mg नीचे, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे mg का ये वाला कॉम्पोनेंट, अच्छा ये एंगल 45 डिग्रीज होगा बाय सिमेट्री, तो mg के दोनों ही कंपोनेंट्स mg/√2 हो जाएंगे। और पॉइंट सी पे mg का जो ये वाला कंपोनेंट है mg/√2, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन सेम फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगा देगा, सो दैट नेट फोर्स इज जीरो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। दैट मीन्स पॉइंट सी पे फ्रिक्शन की वैल्यू mg/√2 हो जाएगी, तो इसको 100 इंटू 10 अपॉन √2, तो अपॉन 2 इंटू √2 कर दो, सो दिस विल बी 500 इंटू 1.4, तो अप्रोक्सीमेटली 700 न्यूटन्स के करीब आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली पॉइंट डी पे भी नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पहले से ही कोई फोर्स नहीं, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जीरो होगी, दैट मीन्स पॉइंट डी पे भी फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट। अभी देखते हैं सी पार्ट में क्या पूछा। सी पार्ट के लिए डायग्राम को थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस पॉइंट सी। तो अगर मान लो पॉइंट सी के जस्ट बिफोर है, पॉइंट सी के जस्ट बिफोर मतलब वो इस सर्कल का पार्ट रहा होगा, तो जस्ट बिफोर में उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, मतलब v स्क्वायर बाय आर इस तरफ। और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस पे, ये तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाय आर। इस पे फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे mg, यहाँ पे नॉर्मल, और इस तरफ फ्रिक्शन mg के टेंजेंशियल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए। बट हमारा टारगेट खाली नॉर्मल निकालना, तो mg को रिजॉल्व कर लो, mg का ये वाला कंपोनेंट mg/√2। तो जस्ट बिफोर में फोर्स इक्वेशन क्या होगा, जस्ट बिफोर में mg/√2 माइनस नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर।
इसको n1 मान लेते हैं। तो जस्ट बिफोर में जो नॉर्मल की वैल्यू है वो m इंटू जी बाई रूट टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगी। वैल्यूज डाल दो 100 जी बाई रूट टू मतलब 10 बाई रूट टू मतलब 5 रूट टू 5 रूट टू मतलब 5 इंटू 1.4 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 एंड वी स्क्वायर बाई आर इज अप्रोक्सीमेटली 0.25। तो ये 6.75 हो जाएगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 675 न्यूटन्स। और वैसे ही जस्ट आफ्टर की अगर अपन बात करते तो जस्ट आफ्टर में भी फोर्स इक्वेशन तो सेम रहेगा, मगर फोर्सेस तो सेम लग रहे होंगे मगर वो अभी इस सर्कल का पार्ट बन जाएगा, राइट। एंड एक्सेलरेशन जो है वो अभी इस सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। तो फोर्स इक्वेशन चेंज होगा मगर फोर्सेस सेम लग रहे होंगे। जो फोर्सेस हमने ड्रॉ किया हुआ है वही सेम फोर्सेस जस्ट आफ्टर वाले पॉइंट्स पे भी लग रहे होंगे। तो अभी जो फोर्स इक्वेशन है वो क्या होगा, लेट्स से अभी जो नॉर्मल है वो n2 लग रहा है, तो अभी n2 माइनस mg बाई रूट टू ये mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर n2 की वैल्यू 107 प्लस 0.25 हो जाएगी विच इज 725 न्यूटन्स। ओके, दिस इज द आंसर फॉर पार्ट सी। पार्ट डी में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर which will ensure that the cyclist can move with constant speed। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना ताकि साइक्लिस्ट कंफर्टेबली ये पाथ के अलोंग जा सके। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे डेंजरस पॉइंट पे नो स्लिपिंग कंडीशन एंश्योर करनी होगी। अगर मैं ये एंश्योर करवा दूं कि सबसे डेंजरस पॉइंट पे वो कंफर्टेबली जा पा रहा है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो वो डेफिनेटली कंफर्टेबली जा पाएगा, राइट। तो फिगर आउट करते कि सबसे डेंजरस पॉइंट क्या होगा। पिछले सवाल में हमने देखा था, ये वाले सवाल में सबसे डेंजरस पॉइंट ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स सबसे कम हो गया। नॉर्मल फोर्स सबसे कम हो गया मतलब फ्रिक्शन का जो बैंक बैलेंस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो भी सबसे कम हो जाएगा और साथ ही में यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट पॉइंट। अगर ऐसा कोई आर्क है तो इस एक्सट्रीम पॉइंट को अपन सबसे डेंजरस क्यों मान रहे। एक तो होगा नॉर्मल फोर्स सबसे कम हो गया, लीस्ट, एंड सेकेंड mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंजेंट, mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द टेंजेंट विच इज mg sin थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल किसको मान रहे हैं अपन, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे mg sin थीटा मैक्सिमम होगा, सबसे मोस्ट, और इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होगी। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, राइट। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स सबसे कम है मगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे स्लिपिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अच्छा, इस पॉइंट में भी अगर मैं कंपेयर करूं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में, तो कौन से पॉइंट में नॉर्मल कम होगा, जस्ट बिफोर में या जस्ट आफ्टर में। जस्ट बिफोर में नॉर्मल कम होगा ना। सो इवन एट पॉइंट सी, द पॉइंट विच इज जस्ट बिफोर पॉइंट सी इज मोर डेंजरस बिकॉज वहां पे नॉर्मल कम होगा और फ्रिक्शन का जो बैंक बैलेंस है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू विच इज म्यू टाइम्स एन, वो सबसे कम हो जाएगी। तो अगर मैं पॉइंट सी के जस्ट बिफोर वाले पॉइंट पे ये एंश्योर कर दूं कि फ्रिक्शन सफिशिएंटली अवेलेबल है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इस पॉइंट पे अपन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वल करवा देंगे। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज होगी, दैट मींस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन विल बी mg by रूट टू। और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भी हमने निकाल लिया था 675 न्यूटन्स। तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो म्यू टाइम्स 675 हो जाएगी। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो इससे म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कम से कम इतना म्यू तो होना ही पड़ेगा, तभी मोस्ट डेंजरस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होगी और बाकी किसी पॉइंट्स पे भी स्लिपिंग नहीं होगी, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते। m मतलब 100 इंटू जी 1000 अपॉन रूट टू, तो इंटू रूट टू अपॉन 2 कर दो इक्वल्स टू म्यू इंटू 675। तो कितना आ रहा है इससे 500 रूट टू मतलब
√2 की वैल्यू 1.4 ले लो। इसको सॉल्व करने पर म्यू 500 इंटू 1.4 मतलब 700 अपॉन 675। इसको सॉल्व कर लेते। 700 अपॉन 675 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.037 आ जाएगा, या फिर 1.04, राउंड ऑफ कर दो, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 23। In a children's park, a heavy rod is pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. ये रॉड को रोटेट करवाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। The two kids hold the rod near the ends and thus rotate with the rod. At the mass of each kid is 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold it is 3 meters. ये वाला डिस्टेंस 3 meters दिया हुआ है और दोनों के मास इज 15 kg गिवन। m1 equals to m2, both are 15 kg. And suppose the rod rotates at the rate of 20 revolutions per minute. तो यहाँ पे रॉड का ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज 20 revolutions per minute, तो इंटू 2π/60 कर दो, ये रेडियंस पर सेकेंड में मिल जाएगा। तो ये 2π/3 रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा, ये रॉड का ओमेगा होगा। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड्स। तो यहाँ पे जिस सर्कल में ये लोग ट्रैवल कर रहे होंगे उस सर्कल का जो रेडियस है वो 1.5 मीटर्स होगा। और इस किड का अगर अपन एफबीडी बनाते, रॉड का नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका वेट mg नीचे लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और ये एक्सेलरेशन रॉड का फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सिंपली m ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल हो जाएगी। m मतलब 15, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2π/3 का होल स्क्वायर, एंड r मतलब 1.5। तो इसको कैलकुलेट कर लो। 15 इंटू, पहले 2π/3 कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, इसका स्क्वायर इंटू 50 इंटू 1.5, सो अप्रोक्सीमेटली 98.6 इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। A hemispherical bowl of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. So मान लो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो वर्टिकल है, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस बाउल को रोटेट किया जा रहा है। A small block is kept in the bowl at a position where the radius makes an angle of theta with the vertical. तो एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा गया और इसका पोजीशन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें रेडियस वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा। द ब्लॉक रोटेट्स विद द बाउल विदाउट एनी स्लिपिंग। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। फाइंड द रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो यहाँ पे ब्लॉक अगर स्लिप नहीं कर रहा तो ये भी बाउल के साथ इस सर्कल में जा रहा होगा। बाउल का अगर अपन रेडियस कैपिटल आर मान रहे तो ब्लॉक जिस सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते, तो यहाँ पे साइन थीटा विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। दैट मीन्स स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे हमें ओमेगा का रेंज निकालना है, मतलब हमें मिनिमम ओमेगा निकालना होगा और मैक्सिमम ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा मतलब बाउल का एंगुलर स्पीड इस एक्सिस के अबाउट, सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो जब ओमेगा कम होगा, मिनिमम ओमेगा में ब्लॉक की स्लिप होने की टेंडेंसी डाउन द बाउल होगी, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अप द बाउल लग रहा होगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर मिनिमम ओमेगा फर्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक का एफबीडी बना देते। ब्लॉक का वेट mg नीचे लग रहा होगा
नॉर्मल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, और मिनिमम ओमेगा में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा लिमिटिंग नेचर का, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी स्लिप करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग मतलब म्यू टाइम्स एन। अब दी बाउल ड्रॉ कर देंगे, और क्योंकि ये ब्लॉक स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में ट्रैवल कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस मिलके ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने चाहिए, राइट। तो फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेंगे जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स में करते थे, सेम कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस विल बी n cos थीटा एंड नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी n sin थीटा। वैसे ही फ्रिक्शनल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be mu n cos theta and frictional का vertical component will be mu n sin theta, right? So vertical direction में forces को balance करने के लिए n cos theta plus mu n sin theta ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin theta minus mu n cos theta net force equals to mass into acceleration। स्मॉल r को कैपिटल R sin थीटा लिख दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ऐसा करने पर सारे नॉर्मल के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा ये बच जाएगा, और RHS में ओमेगा स्क्वायर R sin थीटा बाई जी। तो यहाँ से जो ओमेगा निकल के आएगा वो मिनिमम पॉसिबल ओमेगा होगा, तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू G अपॉन R sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos प्लस म्यू sin, इस पूरे का अंडर रूट, ये मिनिमम पॉसिबल ओमेगा होगा। सिमिलरली जब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे उस समय ब्लॉक की टेंडेंसी अप दी बाउल स्लिप करने की होगी और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू डाउन दी बाउल लग रहा होगा। तो इस पूरे सिचुएशन में बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम होंगे। दैट मीन्स फाइनल आंसर में भी जहां पे भी म्यू आ रहे फ्रिक्शन वाले टर्म्स, बस उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली ओमेगा मैक्स का भी रिजल्ट लिख सकते, G अपॉन R sin थीटा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। दिस विल बी द मैक्सिमम ओमेगा। दैट मीन्स बाउल का जो ओमेगा है वो इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर ओमेगा मीन से कम हुआ तो ब्लॉक डाउन दी बाउल स्लिप कर जाएगा, और अगर ओमेगा मैक्स से ज्यादा हुआ तो अप दी बाउल स्लिप कर जाएगा, राइट। So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.